गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में बारिशों के बाद तूगयानी से तबाही, सैलाबी रेलों में आने वाले पत्थरों से दरियाए शकूमन का बहाव रुक गया। हातून में मसनूई झील बन गई, देहात डूब गए, घर, गाड़ियां, दुकानें, जमीनें सब दरियापुर, लोग महसूर हो गए। इलाके में कश्ती की मदद से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। मूसलाधार बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी रेले, तो उनमें सैलाबी रेला रेत और पत्थर साथ ले आया। दरिया का बहाव रुकने से पानी आबादी में दाखिल, गांव के गांव डूब गए। रिहायशी मकानात, गाड़ियां, दुकानें, स्कूल, जमीनें सब दरियाबुर, लोग महसूर हो गए। ये सुबह 7 बजे मामला हुआ ना, इसलिए हम मुतासिर हुआ है। हमारा माल में से अपना मकान भी बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। इसकी वजह से हम मुतासिर है। हमारी हुकूमत को अपील है, हुकूमत कुछ हमें इंसाफ दिलाए जाए। दरिया का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, पानी दूसरी तरफ फैलता जा रहा है। गाहकोच और अशकुमन को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बंद हो चुकी। इलाके में कश्तियों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। चित्राल के तूलो अर्ज में ग्लेशियर्स फटने और क्लाउड बर्स्ट से दर्जन से ज्यादा मकामात पर सैलाब आया। 2 अफराद जाबहक हो गए। इलाके में कारोबार जिंदगी मुअत्तल है। चित्राल पिशावर मेन शाहरा और चित्राल चंदूर रोड सैलाबपुर और मुतादिद पुल टूट गए। रेस्क्यू ने एक लाश दरियाए चित्राल से निकाल ली है, दूसरे शख्स की तलाश जारी है। इलाके में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस 24 घंटे बाद जुज़वी बहाल हो गई। गांव पड़ोस में क्लाउड बर्स्ट से खौफनाक सैलाबी रैले चित्राल पेशावर रोड बहा ले गए, जिससे चित्राल का मुल्क से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब से फाइबर ऑप्टिक लाइन भी टूट गई। करीमाबाद में 1 दर्जन के करीब पुल सैलाब में बह गए। कोराक के मकाम चित्राल मस्तो शंदूर रोड भी सैलाब में बह गए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने के हवाले से मुआहिदा कल तय पाने का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि इस वक्त भी आबनाए हुर्मुज़ से मुतादिद जहाज गुजर रहे हैं। समुद्री रास्ता खुलने से तवानाई की कीमतों में मजीद कमी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी दावा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कल आबनाए हुर्मुज़ खुलने का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला शुरू हो गया। 3.5% तक गिरावट देखी गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $81 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI की $77 फी बैरल में ट्रेडिंग की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मुजफ्फराबाद के हल्के LA 27 और 28 में पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग बिला तातुल जारी रही। LA 27 में तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले गए। नून लीग की नौरीन आरिफ, पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद और IPP के सरदार तपारुक अली मद्दे मुकाबिल हैं। LA 28 में 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। हल्के में नून लीग के चौधरी शहजाद, PP के बाजिल नकवी और IPP की कौसर तकदीस में मुकाबला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पहले वजीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया, अब अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दे दिया। आईनी, कानूनी और उसूली तौर पर हुकूमती ढांचा तबाह हो गया। नजर आ रहा है कि वजीर आजम एतमाद खो बैठे हैं। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में वजीर आजम को बिल असम्बली का इजलास बुला करके एतमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम। उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि वजीर आजम न सिर्फ ये कि सिस्टम बैठ चुका है, बल्कि वजीर आजम एतमाद भी खो चुका है। ऐसे सरकमस्टांसेस में एक नेशनल हुकूमत की अशद ज़रूरत है। नेशनल हुकूमत हो, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ये सिस्टम लपेट लें। इस सिस्टम में जितना भी हुआ आप एतमाद को बैठे। सुबह का एक अवामी मुतालबा रहा है, लेकिन हम नहीं समझते कि इस एतमाद, इस ईवान के पास ये इस्तेकाक है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू को और इतने डिस्प्यूटेड इशू पे आगे बढ़ा। यौम शहदाए पुलिस वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कहा रियासत शहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। पेट्रोलिंग अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टोल प्लाजों के करीब जदीद पुलिस स्टेशन, पार्किंग और एम्बुलेंस सर्विस के क़याम का ऐलान। बताया गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब तक मोटरवेज की तारीखी तौसी जारी है। रिपोर्ट करेंगे कमरुल मुनव्वर। शुदा इस्लामी डैगी नीचे
यौम शोहदाए पुलिस पर मोटरवे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। वफाकी वजीर मवासलात ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अब्दुल अलीम खान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मवासलात ने शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा के लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि रियासत इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। हमें इस बात का मुकम्मल इदराक है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवान अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेकर कौम को अमन दे रहे हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ, उनके अहले खाना को सलाम पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि पूरी रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। वफाकी वजीर मवासलात ने पेट्रोलिंग अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दामात और टोल प्लाजों के साथ जदीद पुलिस स्टेशन की तामीर का ऐलान कर दिया। आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत हमने ये फैसला किया कि हमारी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ और अफसरान अहम शहरों पर सड़क के किनारे गैर महफूज जगहों पर खड़े नजर नहीं आएंगे। हम मोटरवे के टोल प्लाजा के करीब बाकायदा जदीद और महफूज पुलिस स्टेशन तामीर कर रहे हैं, जहां पेट्रोलिंग गाड़ियों की महफूज पार्किंग सेंटर्स और जदीद एम्बुलेंस सर्विस एक ही जगह पर दस्तयाब होगी। वफाकी वजीर मवासलात ने मोटरवे नेटवर्क को मजीद वुसअत देने का भी ऐलान किया। NHA के रेवेन्यू में नुमाया इजाफे की खुशखबरी भी सुनाई। हम मुल्क भर में मोटरवेज और हाईवेज के इस पूरे नेटवर्क को पहले से ज्यादा वसी बना रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब की शाखाओं तक एक तारीखी डेवलपमेंट का काम जारी है। 2024 में NHA का कौमी रेवेन्यू तकरीबन 66 अरब रुपए था। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में ये बढ़कर 127 अरब रुपया हो चुका है। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर सियालकोट मोटरवे को सियालकोट खारियां और खारियां से रावलपिंडी के साथ मुंसलिक करने का ऐलान किया। बताया कि इससे लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन में तोहफे भी तकसीम किए गए। अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां समा की नुमाइंदा सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर में एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात हो रही है और आज बताने को बहुत कुछ है और एक खनाक मेरे साथ जो खबरें लेके सहाफ़ी इस वक्त मौजूद हैं समा के उस्मान खान, ज़हीर अली और सुहेल रशीद, तीनों मेरे बहुत अच्छे कॉलीग्स हैं और आज इनके पास बहुत अहम खबरें हैं। उस्मान, स्टार्टिंग विद यू विदाउट एनी फर्दर रिड्यू, सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि आपके पास है। मुल्की सियासत में हलचल एकदम शुरू हुई है, नए सियासी इत्तेहाद बनने की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट सिस्टम आ रहा है, कभी क्या बात हो रही है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का मुझे बताइए, ये उन्होंने ख़ुद को चार्जशीट किया बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने शहबाज शरीफ को चार्जशीट किया बिकॉज ही इज़ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, उन्होंने किसको चार्जशीट किया है? और मुझे सुनने में ये आया कि मियां नवाज शरीफ इसके ऊपर बहुत गुस्से में है। वो क्या कहानी है, ये क्या बदला होगा, कब लेंगे वो बदला, या इसका जवाबी बयान कब आएगा? बहुत शुक्रिया सुमेरा। आप देख रही हैं कि पिछले 4-5 दिन से जो है, जब से ये नया पंडोरा बॉक्स मोहसिन नकवी साहब ने खोला, बुनियादी तौर पर तो वो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम है शायद ये दिलों में, जो लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सका। अब आके चूँकि 2.5 साल हो गए, लोगों की जो हालत है इस वक्त आम कॉमन मैन की, वो तो बेचारा पिस के रह गया है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जब वो इम्पैक्ट आएगा तो वो सिस्टम के ऊपर ही बात होती है। लोगों ने जब बात करनी है तो उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेना, उन्होंने इस सिस्टम का नाम लेना जो इस वक्त हुकूमत जिस सिस्टम के तहत चल रही है। तो यकीनी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के बाज़ धड़े हैं उनका तो ये ख्याल है कि ये मोहसिन नकवी साहब ने शायद अपनी नाकामी का इजहार जो है वो इस फोरम के ऊपर कर दिया है और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, क्या कुछ और दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। हमने माजी में भी देखा है इसी किस्म के माहौल बनते हैं और फिर वो एक चिंगारी आती है, फिर वो चिंगारी फैलते फैलते एक बयान होता है हमेशा और उस बयान के बाद पूरा मोज़ैक चेंज हो जाता है। वो बयान आ चुका है, उसी वक्त होता है कि जब ये मुख्तलिफ जत्थे जोड़ के कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा आप मिलाएंगे और फिर हुकूमत बनाएंगे, तो फिर उसमें इस किस्म के मसाइल आते हैं। वो चाहे मुशर्रफ के रजीम में देख लें आप, उसके बाद वाला में देख लें, अभी वाली में देख लें, तो ये इस किस्म के मसाइल पहले भी आए हैं और अभी भी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको ये फेस करने पड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो भी झुंझला रही है नए सूबों के मामले के ऊपर। नून लीग का भी यही ख्याल है कि मरियम जो है वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है।
नए सूबे बन जाएं, आप दे जिम्मेदारी लोगों को, ज़्यादा लोग ग्राउंड रियलिटी से करीब होकर काम करेंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो वो आप उनकी बादशाहत ख़त्म करना चाह रहे हैं। फिर इस वक्त अगर मैं इस पूरी छत का मालिक हूँ, आप मुझे कह रही हैं कि मैं सिर्फ इस एक हिस्से का जो है वो मालिक बन के बैठ जाऊँ। ये सियासतदानों को और बड़ी जमातों के जो लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आता। वो ये चाहते हैं कि तमाम इख्तियार, तमाम इक़्तिदार उनके हाथ में रहे, जिस तरह उन्होंने चलाना है वो सिस्टम जो अपनी मर्जी से चलाएं। अब इस वक्त पंजाब में बहुत अच्छे काम हो रहे होंगे, लेकिन आई एम सॉरी वो हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। ब्यूरोक्रेसी का और आम आदमी का वैसे बहुत गैप है, लोग नफरत करते हैं, लोगों के आम आदमी दफातर में जाके मसाइल हल नहीं होते। तो अगर आप कंपनियां बना के भी आपने ब्यूरोक्रेट्स के हवाले करनी है तो फिर वो एतमाद नहीं आ ब्यूरोक्रेसी का तो हम रियली सॉरी टू से अभी ये हाल है कि बहुत ही जो हम्बल बैकग्राउंड से भी एक बंदा आकर अगर वो सरकारी अफसर बन जाता है तो हम रियली सॉरी टू से, लेकिन मैंने उससे बड़ा फिरौन नहीं देखा। इसी तरह ही है। जैसे ही ताकत मिलती है वो ये भूल जाता है कि उसको एक आम आदमी समझ कर ही ये ताकत दी गई है। और इसी से रिलेटेड एक और मसला ज़हीर अली आपकी तरफ मुझे लाता है, ये हम गंदम मंगवा रहे हैं, चीनी मंगवा रहे हैं और क्या मंगवाएंगे। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हम बंदे भी काम करने वाले बाहर से मंगवाना शुरू कर दें। देखें ये अपने बंदों को हम कहीं और एक्सपोर्ट कर दें। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, चूँकि गुज़श्ता साल जब इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की थी फिर इंपोर्ट करनी पड़ी थी। एग्जैक्टली। और इस दफ़ा जो गंदम है उसको 20 लाख मेट्रिक टन सूबों की जानिब से ये कहा गया कि हमारी ज़रूरत है। हालांकि जो IMF के साथ जो नई पॉलिसी बनाई गई थी उसके तहत ये तय हुआ था कि प्राइवेट कंपनी बनाई जाएगी और उस कंपनी के थ्रू सूबे खुद प्रोक्योर करेंगे। अगर वफाक के बेआफ पे करते हैं तो वफाक सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस देगा। अभी जो सूबों ने जो डिमांड शो की है वो रिटर्न नहीं है, वर्बली ये बताया गया। और वफाकी हुकूमत के पास 10 लाख मेट्रिक टन इस वक्त पास्को के पास मौजूद हैं और जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है पूरे एक साल के लिए वो है 31 से 32 मिलियन मेट्रिक टन। और जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है और जो पैदावार हुई है उसको अगर कंपेयर करें तो सरप्लस गंदम बचती है। लेकिन सूबों ने स्टॉक नहीं दिया, स्टॉक रिटर्न शो नहीं किया, जिसकी वजह से 10 लाख मेट्रिक टन का मतलब ये है कि 34 करोड़ डॉलर की आप गंदम बाहर से मंगवाएंगे और उसको फिर जब लोगों को देंगे आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर किसान से जो लोकल आपने खरीदी 22 से 2500 पर मन आपने खरीद ली है, अब आप जो बाहर से मंगवा रहे हैं वो बन रही है 5000। उसके लिए एक और काम किया जा रहा है, उसके लिए जितने भी ड्यूटीज़ हैं, टैक्स हैं और सूबाई जो डेवलपमेंट सेस है उसको ख़त्म करके ड्यूटी फ्री किया जा रहा है ताकि उसको इस काबिल बनाया जाए कि मार्केट में जो गंदम बेची जा रही है उससे ज़्यादा महंगी ना हो। खरीद कहाँ से रहे हैं हम गंदम? खरीद ये इंटरनेशनल मार्केट में ओपन टेंडर दिया जाएगा। रशिया, यूक्रेन, कहाँ से? यूक्रेन, रशिया, ये बड़ी मार्केट्स ये हैं और मार्केट्स भी हैं। अब ये फैसला होगा कि लानी कहाँ से। और दूसरी जो चीनी की बात है एक बड़ा मरहला भी रहता है। और चीनी की जो बात है, चीनी शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास जो सरप्लस है वो 11 लाख मेट्रिक टन है, यानी कि हमारी जो ज़रूरत है मजमूई तौर पर जो पैदावार है वो 80 लाख मेट्रिक टन के करीब है और हमारी ज़रूरत जो है वो 79 के करीब है और 11 लाख सरप्लस है। उसको हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। पिछले साल ये किया था कि चीनी हुकूमत ने इजाज़त दे दी, फिर जो उसके बाद पता चला कि हमें तो चाहिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा और फिर ये किया कि मंगवाओ, फिर ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो माफ़ किए गए। बाहर से चीनी मंगवाई और यहाँ जब मार्केट में पहुँची बिलदा चीनी जब एक्सपोर्ट की गई थी तो 220 रुपये पर केजी तक पहुँची। मुकामी मार्केट में किल्लत पैदा हो गई और फिर जब बाहर से मंगवा के लाई गई उस चीनी का जो रेट था वो भी यहाँ आके 200 रुपये पर केजी पड़ा है। तो ये एक मजाक है। IMF के साथ चीनी का जो मामला तय हुआ है कि वो डीरेगुलेट होगा, चीनी प्राइवेट कंपनियां खुद मंगवाएंगी, हुकूमत का काम नहीं होगा, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि अभी चीनी, गंदम, कोई और भी शय अगर रह गई है तो भी हमें मंडियों की तलाश है कि कहाँ से लानी है, कहाँ भेजनी है, क्या चल रहा है? यही मंडियों की तलाश के चक्कर में आवाम की जो है ना वो महंगाई से बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आटा जो है 160 रुपये किलो से ऊपर चला गया है और जब आप बाहर से मंगवाएंगे और महंगा हो जाएगा। इस तरह अगर चीनी की बात की जाए तो ये पूरा एक माफिया है जिसको मैं नहीं कह रहा, बल्कि IMF की FIA की जानिब से माजी में तहकीकात की गई है शुगर मिल्स के खिलाफ और ये साबित हुआ कि इन्होंने सारे ही मालिकान पार्लियामान में बैठे हुए हैं, शुगर मिल्स सारे ही मालिकान पार्लियामान में बैठे हुए हैं और सारे मिल के पॉलिसी बनाते हैं। और ये इस दफ़ा बल्कि हुकूमत ने यह फैसला किया था IMF के साथ मिल के कि हम इस कारोबार से निकलेंगे, गवर्नमेंट नहीं निकलेगी। अभी गवर्नमेंट फिर खरीदने जा रही है, आटा भी गंदम भी खरीदेगी, चीनी भी एक्सपोर्ट की इजाज़त अगर देती है तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है। या तो आप इसको डीरेगुलेट कर दें जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, IMF भी कह रहे हैं, और जो गंदम का सेक्टर है वो भी डीरेगुलेट करके फिर गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ला रही है।
इसका मतलब ये है कि जो $1.5 अरब की या $34 करोड़ की जो गंदम एक्सपोर्ट करके मंगवाई जाएगी इंपोर्ट करके, उसका सारा बोझ आवाम से पूरा करना है। तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरियात है ना। और क्विकली जल्दी से बताएं, मैं सुहेल भाई की तरफ भी जाना है, पेट्रोल की क्या सिचुएशन होने जा रही है अगले 7 दिनों में? देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में आज तो थोड़ा स्टेबल उसमें थोड़ा सा इस्तेकाम आया है, और अगले 7 दिनों में जो एवरेज रेट आएगा वो प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं, गिरने के चांसेस हैं। चलें, अल्लाह करे ऐसे ही। सुहेल भाई, क्विकली टू यू और क्विकली टू कश्मीर इलेक्शंस के, कश्मीर इलेक्शंस में कौन जा रहा है इत्तेहाद की जानिब, कौन जा रहा है सोलो गवर्नमेंट की जानिब, कौन जा रहा है अक्सरियत की जानिब? कोई खाका बन पाया अभी तक? यू आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज़। बिल्कुल, मैं ग्राउंड से आ रहा हूं, तो इसलिए मैं ज़हीर जो अभी कह रहे थे कि सोचा जा रहा है कहां से गंदम इंपोर्ट होगी, तो सोच लें। इस पे वैसे मुझे एक जोक भी याद आ रहा है कि किसी ने किसी को जॉब ऑफ़र की और कहा कि तुझे 1 मंथ का 10 लाख मिलेगा। उसने कहा मेरा काम किया। उसने कहा तूने बैठ के 1 मंथ सोचना है कि 10 लाख आएगा कहाँ से। तो लिहाजा आप भी सोच लें, जहाँ से भी आनी है ले आएँ। इलेक्शन जो मैं कश्मीर से कवर करके आया हूँ, तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। जैसे ही समझ आइए, हंसना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं सुन रहा हूँ को क्या कह रहे वहाँ पर ये हो रहा है कि अभी जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है, और जोड़ तोड़ की सच पार्टी बेस पे तो ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगरचे क्वेश्चंस मौजूद हैं इलेक्शन की सारी शफाफियत पर, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उठा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये क्वेश्चन उठा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि देखिए हम तो कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं, 27 का हमें डिजिट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। नहीं मचाया हुआ था इलेक्शंस में? था, बिल्कुल अपोजिशन की शिकायत थी। और ये दोनों एक ही बोर्ड पर ना, वहाँ पर इनकी एक जेन्युइन लड़ाई हमें नजर आई है, और अभी तक वो जारी है। और अब 1 डिवीजन के इलेक्शंस बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही अब गवर्नमेंट बनाएगी, ये तो तय हो चुका है। उनको अब 4 सीट्स मजीद चाहिए, और वो अक्सरियत रह जाएंगे। उसके बाद उनको किसी इत्तेहादी की ज़रूरत होगी नहीं। अगर रखना चाहें अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पॉलिसी के तहत तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज़ वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन से डिवीजन से होगा, मीरपुर से, पुंछ से या मुजफ्फराबाद डिवीजन से। तो इस पर सोचा जा रहा है। पहले 2 नाम इस बार फेवरेट करार दिए जा रहे थे। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे वो बताते थे, और फिर जो उनके काफ़ी सारे रहनुमा है वो कहते थे कि इस बार मीरपुर शहर में जो चौधरी मोहम्मद सईद हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए कंसिडर किया जा सकता है, या मुजफ्फराबाद शहर से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को। इन दोनों को हल्कों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद जलसा भी किया था, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी सीट हार चुके हैं। लिहाजा अब शाह गुलाम कादर जो नीलम से जीते हैं वो फेवरेट हैं। राजा फारूक हैदर पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एग्जैक्टली। वो भी आ सकते हैं सामने, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। अल्लाह करे कि जो भी शख्सियत आए वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करे दिल से, सिर्फ ज़बान से नहीं, सिर्फ बयानात से नहीं। ओवर टू लाहौर।